हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शेफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर। हम कर रहे थे क्लास 9th की साइंस और चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक कि मैटर क्या होता है। उसकी क्लासिफिकेशन होती है दो, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल में आते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। ये हम पढ़ चुके हैं। हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं, जिसमें ये बताया गया है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है और पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स कि पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होती हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे मैटर के। हम केमिकल वाला जो है, केमिकल क्लासिफिकेशन जो है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। मैटर की 3 स्टेट होती हैं। आपको जो फिजिकल स्टेट नेचर बताया हमने मैटर का, तो वो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी यही लिखा है कि 3 होती हैं, 3 तरह के मैटर एग्जिस्ट करते हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब फर्स्ट दे रखा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड चीज़ आपको मैंने बताई थी कि सॉलिड चीज़, कोई भी सॉलिड चीज़, आपके हाथ में पेन है, बुक, आपकी स्टडी डेस्क, स्टडी टेबल, और जितनी भी आसपास आप चीज़ देख रहे हो वो सब सॉलिड है। अब इसमें एक्टिविटी दे रखी है 1.9, इसमें पढ़ते हैं। इसमें सॉलिड के बारे में और डिटेल में लिखा है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, अ नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। हमें ये सब कलेक्ट करना है। एक पेन, एक बुक, एक सुई और एक वुडन स्टिक को कलेक्ट करना है। फिर उनका बनाना है स्केच अपने नोटबुक में, पेंसिल को घुमा घुमा के उनके अराउंड। सो डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप्स, डिस्टेंट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या इनकी एक शेप है, सबकी शेप सेम है, उनकी जो बाउंड्रीज है वो डिस्टिंक्ट है, उनकी जो वॉल्यूम है, उनका जो वेट है वो क्या फिक्स्ड है? नहीं, पेन का अलग है, बुक का अलग है, और सुई तो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है पेन और बुक से भी, और वुडन स्टिक का तो और भी अलग है। तो व्हाट हैपन इफ़ दे आर हैम्ड, पुल्ड और ड्रॉप? क्या होगा अगर हम इस पर हथौड़ा मारें, हम इसको खींचें या इसको गिरा दें, इन चीज़ों को, तो क्या होगा? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये डिफ्यूज़ हो पाएंगी एक दूसरे के अंदर, या फिर हम इसे दबा सकें? ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर हम फोर्स लगा के उसे कंप्रेस करने की कोशिश करें, क्या वो होंगे? तो ये हमें बताना है। ठीक है, all the above examples of solid, we can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume. हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि सबका जो शेप है, बाउंड्रीज़ है और वेट है वो सब सेम नहीं है, सबकी अलग अलग है। डेफिनेट शेप, सबकी अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग बाउंड्रीज़ हैं, अलग अलग शेप की बाउंड्रीज़ हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम, अलग, सबका अलग अलग वेट है, अलग अलग वॉल्यूम है सबकी। तो ये हमने इसमें नोटिस किया। ठीक है, दैट इज़ हाउ अ नेलिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी होगी ही नहीं। सॉलिड स्टेट की कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि सॉलिड स्टेट ना, सॉलिड चीज़ बहुत ज़्यादा सख्त होती है। अगर सपोज़ आपके पास सॉलिड चीज़ है पेन, जो हमने ऊपर एक्टिविटी में पढ़ा पेन, अब आप उसे क्या कंप्रेस कर सकते हो? आप उसको फोर्स लगा के पेन को दबा सकते हो क्या? नहीं दबा सकते हो। हाँ, आप उसे तोड़ सकते हो, लेकिन आप उसको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड चीज़ कभी भी कंप्रेस नहीं होती, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है उसकी। ठीक है, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि वो खुद अपना शेप को मेंटेन करता है, आप उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते हो। वैन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, अगर आप उस पर कोई फोर्स भी लगाते हो तब भी आप उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते हो। आप उसे, पेन टूट जाएगा लेकिन वो अपनी शेप को नहीं बदलेगा। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। सॉलिड को हम तोड़ सकते हैं फोर्स लगा के, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि उसकी हम शेप चेंज करने की कोशिश करें। हम शेप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ठीक है,
तो हमने पढ़ा सॉलिड क्या होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, उसके एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, डेफिनेट शेप्स होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आंसर हमें करने हैं। आंसर्स भी नीचे लिख रखे हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? अब आपके पास एक रबर बैंड है, ठीक है, आप जो गर्ल्स बालों में लगाती है ना रबर बैंड, वो रबर बैंड, ठीक है, या फिर आप प्लास्टिक वाली रबर बैंड भी ले सकते हो। कैन इट चेंज इट शेप? अगर आप उसको ना खींच के देखो, कभी आपके पास होगी रबर बैंड तो आप उसे खींच के देखो, स्ट्रेच करके देखो, क्या वो सॉलिड है, क्या वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। अब आपको ये बताना है इसमें। अब रबर बैंड है, आप उसको खींचोगे तो वो अपनी शेप चेंज करेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर फोर्स लगाया, अपना उसे खींचने में आपने अपना फोर्स यूज़ कराया, ठीक है। लेकिन जब आप उसे छोड़ दोगे तो फिर से वो दोबारा अपनी शेप में वापस आ जाएगा। तो फोर्स लगा तो उसने अपनी शेप चेंज की, वरना वो अपनी शेप चेंज मेंटेन करता है, वो खुद अपनी शेप में ही रहता है। तो आंसर में भी यही लिखा है। अब नीचे देखो जो एक डॉट लग रही है, रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स। रबर बैंड जो शेप चेंज करेगा, अपने फोर्स आप लगाओगे उसमें करेगा, और दोबारा से वो सेम शेप में चला जाएगा। कब चला जाएगा? जब आप फोर्स को रिमूव कर दोगे, जब आप उस पर फोर्स लगाना बंद कर दोगे, उसे छोड़ दोगे। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाई इट ब्रेक्स। अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स लगा दोगे रबर बैंड पे तो वो टूट जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार? दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? अगर हम चीनी और नमक की बात करें, अगर हम उसको डिफरेंट जार में रखें जिसके साइजेस डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, तो आप ये बताओ क्या वो सॉलिड है? नमक और चीनी सॉलिड है? हाँ, नमक चीनी सॉलिड है। अब नमक चीनी को अगर आप किसी जार में भरते हो तो क्या जार की शेप में हो जाएगी चीनी? बिल्कुल भी नहीं होगी। चीनी और नमक का शेप अलग अलग होता है, वो अपनी ही शेप में रहेंगी, तो ये सॉलिड है। आंसर पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल। शुगर और नमक का जो क्रिस्टल होता है वो फिक्स रहते हैं, उनकी शेप जो है हर एक चीनी की, आप चीनी का दाना उठाओगे उसकी शेप वही रहेगी, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। वेदर वी टेक इट आवर हैंड, अगर हम हाथ में भी लेते हैं तब भी, अगर हम उसे प्लेट में डालते हैं तब भी, अगर हम जार में डालते हैं तब भी, तो वो शेप चेंज बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट दे रखा है, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? स्पॉन्ज पता है आपको, जो स्पॉन्ज जो दब जाता है, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। वाई? स्पॉन्ज होता है वो क्या सॉलिड है? अगर वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? अब देखो इसमें क्या लिखा है, अ स्पॉन्ज हैज़ अ मिनी होल्स। स्पॉन्ज के बीच में ना बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब स्पॉन्ज आता है, एक मेकअप स्पॉन्ज आता है जिसको जो है ना मेकअप को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर डाल लेता है, तो उसके अंदर ना स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे ना होल्स होते हैं। अब आपको पता चल गया कि स्पॉन्ज में हवा कैसे भरती है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और जब हम उसे दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो वो हवा निकल जाएगी। इसी वजह से स्पॉन्ज में हवा भर पाती है और हम उसे कंप्रेस भी कर पाते हैं। तो ये हो गया सॉलिड, ठीक है। अब करते हैं लिक्विड स्टेट की बात। लिक्विड स्टेट क्या होता है? कोई भी चीज़ लिक्विड, हम जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी, तो वही सारे लिक्विड चीज़ें हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.10 करते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। हमें इन सबको कलेक्ट करना है। फिर हमें क्या करना है कि कंटेनर में डिफरेंट शेप से कंटेनर लेने हैं और उन कंटेनर में डाल देना है यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, ठीक है। फिर हमें क्या पता करना है, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अगर क्या होगा अगर हम लिक्विड को फ्लोर पर स्प्लिट कर दें, हम बिखेर दें उसे फ्लोर पे, तो क्या होगा? वो आगे आगे फ्लो करता रहेगा फ्लोर पे, और पूरी फ्लोर पे वो आगे आगे चलता रहेगा। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू अ डिफरेंट कंटेनर 1 by 1। हमें 50 ml का एक लिक्विड लेना है, कोई सा भी आप एक लिक्विड ले लो, उसे एक डिफरेंट कंटेनर में ना ट्रांसफ़र करके देखो 1 by 1। क्या उसकी वॉल्यूम सेम रही? क्या हमने एक कंटेनर में जब 50 ml था, अगर हमने उसे दूसरे कंटेनर में डाला तो क्या वो तब भी 50 ml ही रहा या ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? क्या उसकी शेप जो थी लिक्विड की, क्या वो सेम रही?
व्हेन यू पो द लिक्विड फ्रॉम द वन कंटेनर इनटू अनदर, अगर हमने लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला तो क्या वो ईजिली फ्लो हो गया? तो ये क्वेश्चन हमें बताने हैं। अब आगे क्या लिखा है, वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब ऊपर जो एक्टिविटी दे रखी है उसमें हमें सबसे पहले बोला कि लिक्विड जो है वो ईजिली फ्लो हो जाता है, ईजिली फ्लो हो जाता है, फ्लोर पर बिखर जाता है, वो आगे आगे चलता ही रहता है पानी और पूरा फ्लोर गीला हो जाता है, ठीक है। और सेकंड था कि अगर हम उसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाते हैं डालते हैं तो क्या उसकी वॉल्यूम सेम रहती है? हाँ, सेम रहती है। उसकी वॉल्यूम 50 ml अगर एक कंटेनर में है, अगर उसको हमने दूसरे कंटेनर में डाला वो तब भी 50 ml ही रहती है, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या जो लिक्विड की जो शेप है क्या वो सेम रहती है? हाँ, लिक्विड की जो शेप है वो कभी सेम नहीं होती, जो भी कंटेनर का शेप है वो उसी शेप में लिक्विड हो जाता है। तो लिक्विड की कोई भी एक शेप नहीं होती। अगर हम लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालें तो क्या वो ईजिली फ्लो हो जाता है? हाँ, वो ईजिली फ्लो हो जाता है क्योंकि वो लिक्विड है। अगर आप चाय को पलटते हो तो ईजिली ही फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिस शेप के कंटेनर में डालोगे वो उस शेप की कंटेनर में उस शेप की हो जाएगी। उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है, उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। आगे लिखा है, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, वो उसी शेप का बन जाता है, उसका कोई फिक्स वॉल्यूम फिक्स शेप नहीं होती, वो उस शेप का बन जाएगा जिस शेप कंटेनर में आप उसे डालोगे, ठीक है। लिक्विड जो है वो ईजिली फ्लो करता है और वो अपनी शेप भी चेंज कर लेता है, सो वो रिजिड नहीं है, सख्त नहीं है। जैसे सॉलिड सख्त होता है, वो फ्लो नहीं कर पाता, तो लिक्विड रिजिड नहीं होता, ईजिली वो फ्लो कर लेता है, ठीक है। हमने पहले जो एक्टिविटी पढ़ी थी 1.4 और 1.5, उसमें हमने क्या देखा था कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो एक मिक्स हो जाते हैं लिक्विड के साथ। अगर हम कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगी। अगर हम किसी लिक्विड चीज़ को लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे, डिफ्यूज़ करेंगे, डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगी। पिछली एक्टिविटी में क्या था कि अगर हमने कोई भी एक केमिकल लिया, पोटेशियम परमैंगनेट लिया एक्टिविटी में, तो उसको जब हमने पानी में डिज़ोल्व किया तो वो आसानी से हो गया, उसने कलर भी चेंज किया, ठीक है। और लिक्विड की बात करें तो हमने देखा था, हमने इंक वगैरह डाली थी, शहद डाला था, तो वो ईजिली चेंज हो गया था। तो मतलब सॉलिड चीज़ लिक्विड में डिज़ोल्व हो गई और लिक्विड चीज़ भी लिक्विड में डिज़ोल्व हो गई, ठीक है। द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिज़ोल्व एंड डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैस है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो है वाटर में आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है। अब कैसे डिज़ोल्व होती है? दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो दोनों गैसेस होती हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं, हम ब्रीथ कर पाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स ना पानी में सांस लेते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स और पानी और पौधों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें सांस ले पाते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ होती है कि पानी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो। सारे ही क्रिएचर को ब्रीथ करने की ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए। और क्या होता है, ऑक्सीजन ना पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, जिसकी वजह से ना एक्वेटिक एनिमल्स सांस ले पाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी वजह से ही एक्वेटिक एनिमल्स जो है सांस ले पाते हैं। थस वी में कंक्लूड दैट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। सो हम इस कंक्लूजन में क्या पहुँचे कि लिक्विड के अंदर सॉलिड चीज़ भी डिज़ोल्व हो जाती है, लिक्विड चीज़ भी डिज़ोल्व हो जाती है, और गैस तो डिज़ोल्व हो ही जाती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो रेट ऑफ द डिफ्यूजन है लिक्विड का, कि कितने जल्दी ही लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाती है, या रेट क्या है उसका, वो हायर है सॉलिड से। सॉलिड चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो अगर हम कोई भी सॉलिड चीज़ अगर हम सॉलिड जो रेट होता है, मतलब लिक्विड का रेट जो होगा, लिक्विड के अंदर सॉलिड चीज़ भी डिज़ोल्व हो सकती है, लिक्विड भी और गैस भी।
लेकिन वो सॉलिड से ज़्यादा बड़ी होती है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट जो है उसके पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, और लिक्विड के अंदर ज़्यादा स्पेस होती है सॉलिड से। अगर हम कंपेयर करें तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ चिपके हुए होते हैं, जिनको तोड़ना, मिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी भी सॉलिड चीज़ के अंदर किसी भी चीज़ को मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड चीज़ के अंदर, वाटर के अंदर, अगर हम सॉलिड या लिक्विड या गैस कुछ भी, तीनों में से कुछ भी मिक्स करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो वो आसानी से हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है उनके पार्टिकल्स में। ठीक है, तो ये हो गई लिक्विड स्टेट की बात। अब करते हैं गैसियस स्टेट की बात। तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा है कि आपने बैलून सेलर देखा होगा, जो बैलून बेचते हैं उनके पास एक छोटा सा सिलेंडर होता है जिससे वो बैलून्स को फुलाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैलून्स को वो फुला पाते हैं उस छोटे से सिलेंडर की वजह से। वो कैसे हो पाता है कि एक ही सिलेंडर के अंदर बहुत सारी गैस उसके अंदर है, तो छोटे से सिलेंडर के अंदर। तो कौन सी गैस है, ये आप कभी बैलून सेलर के पास जाके पूछना कि इसके अंदर कौन सी गैस है। वैसे मैं बता देती हूँ, हीलियम गैस है वैसे उसके अंदर। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.11 में दे रखा है कि जो इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज होती है ना, जिससे हम इंजेक्शन लगाते हैं, वो हमने ली। उसके जो आगे का जो पार्ट है जहाँ पे इंजेक्शन होता है उसको हमने कर दिया बंद। ठीक है, हमने जो पीछे का जो होता है ना, जिससे अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई चीज़, लिक्विड चीज़ अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उससे दबाते हैं जिससे वो अंदर जाए बॉडी के, तो उसको हमने निकाल दिया बाहर। ठीक है, और वो अनटच्ड सिरिंज ऐसी ही रहती और उसको पानी से भर दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, चॉक के पीसेस को थर्ड वाली उसमें डाल दिया। हमने चॉक के पीसेस को डाला और पानी को डाला और एक सिरिंज को ऐसे ही छोड़ दिया। 3 सिरिंज ली हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको हमने इंसर्ट करने की कोशिश की कि हम उसे दबा सकें। ठीक है, जैसे लिक्विड बॉडी के अंदर चला जाता है, तो सबसे पहले तो हमने उसके ऊपर वैसलीन अप्लाई की बिफोर इंसर्टिंग देम, जिससे मूवमेंट बहुत स्मूथ हो सके। तो हमने उसे कंप्रेस करने की कोशिश की। तो जो सॉलिड चीज़ थी, जो अनटच था, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, उसके इंजेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं था, उन्होंने उसे प्रेस किया तो वो ईजिली प्रेस हो गया, क्योंकि उसके अंदर गैस थी, हवा थी, ऑक्सीजन थी, तो कुछ भी नहीं था उसके अंदर, तो वो ईजिली पुश हो गई। अब फिर हमने उसके अंदर क्या डाला था, पानी डाला था। उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो अंदर गया बॉडी के। फिर अगर हमने चॉक को प्रेस करने की कोशिश की तो चॉक तो पाउडर बन गई, बाहर तो कुछ निकला ही नहीं। ठीक है, तो ये बताया है कि क्या तीनों चीज़, what do you observe in which case was the piston easily pushed in? कौन से केस में जो है ये easily push हो गया, बाहर निकल गया? तो हवा, गैस easily बाहर निकल गई as compared to liquid और solid. What do you infer from your observation? आपने क्या पता चला आपको इस ऑब्जर्वेशन से? तो आगे क्या लिखा है, वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, हम उसे कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। अगर हमने चॉक को कंप्रेस किया, चॉक को उसके अंदर कंप्रेस हमने किया था इस एक्टिविटी में, तो उसको बहुत टाइम लग गया था, लिक्विड को भी थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन गैस बहुत ईजिली हो गई। तो मतलब जो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सॉलिड की तो होती ही नहीं है, लिक्विड की बहुत लिमिटेड होती है, और जो कंप्रेसिबिलिटी गैस की है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, द लिक्विड LPG cylinder that we get in our home for the cooking or the oxygen supplied to hospital in the cylinder is compresses gas. जो LPG सिलेंडर्स होते हैं जिससे हम खाना बनाते हैं घर के अंदर, और ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में होती है, ये सारी ही कंप्रेस्ड गैस है। कंप्रेस्ड गैस कैसे है कि हम उस एक सिलेंडर में कंप्रेस करके गैस को दबा के उसके अंदर बहुत सारी गैस को डाल देते हैं, तो इसीलिए उस गैस को बोला गया है कंप्रेस्ड गैस। ऐसे ही जो सिलेंडर होता है, जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें भी बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा, गैस को दबा के बहुत सारी ऑक्सीजन भरी है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। CNG इज़ यूज एज अ फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल। CNG को हम यूज़ करते हैं फ्यूल व्हीकल में, क्योंकि हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस है वो एक छोटे से सिलेंडर में बहुत ही ज़्यादा भर पाती है। ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट भी ईजिली हो जाती है। सो इसीलिए
गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वी केम टू नो ऑफ वट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग दैम। हम रसोई में घुसते भी नहीं हैं, लेकिन हमें ये जानना होता है, वी केम टू नो, हमें पता चल जाता है कि किचन में पक क्या रहा है, बन क्या रहा है, आज खाना आज टेस्टी बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो हमें घुसने से पहले ही पता चल जाता है। बाय स्मेल दैट रीच आवर नोस्टल, हमें ना स्मेल आ जाती है खाने की, आज क्या बन रहा है, हम पता लगा लेते हैं स्मेल से, अलग अलग खाने की स्मेल से, कि वो नोज़ी तक हमारे पहुंच जाती है और हमें पता चल जाता है कि आज क्या बन रहा है। ठीक है, हाउ डज द स्मेल रीच अस, वो स्मेल हम तक कैसे पहुंच पाती है, ये तो आपने सोचा ही नहीं, तो अब सोच लो। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फिक्स्ड मिक्स फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फादर अवे। जो फूड के खाने की जो स्मेल होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मेल के जो पार्टिकल्स होते हैं, हवा गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उड़ उड़ के है ना हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। फूड के पार्टिकल्स, फूड की स्मेल हवा के साथ मिक्स हो गई और इसीलिए वो हम तक पहुंच पाई, जल्दी 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 हम तक पहुंच गई और हमें पता चल गया कि आज क्या बन रहा है खाने में। द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन अ सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में हमें खाने की स्मेल आ जाती है एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड और लिक्विड। हम तक खाने की स्मेल बहुत जल्दी से पहुंच गई अगर हम सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, गैस के जो पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है, लार्ज स्पेस होती है, जिसकी वजह से ना डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा फास्ट दिखने लग जाती है। जो स्मेल थी, फूड की जो स्मेल थी, वो हवा के साथ ऐसे मिक्स हुई कि कुछ ही सेकंड में हमारे नोज़ तक वो स्मेल पहुंच गई और हमें पता चल गया कि खाने में क्या बन रहा है। ठीक है, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव्ड अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में वो चल देते हैं बहुत ही हाई स्पीड में। इसकी वजह से जो रैंडम मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स ना एक दूसरे को हिट करते हैं। ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, अगर आप किसी कंटेनर में आप हवा को भर दोगे, गैस को भर दोगे, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे उस कंटेनर के अंदर, वो एक दूसरे को हिट भी करेंगे और वो कंटेनर की जो वॉल होगी उसको भी हिट करेंगे। द प्रेशर exerted by the gas is because of the force exerted by the gas particles per unit on the wall of the container। जो प्रेशर होगा गैस का वो क्यों होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स ना फोर्स लगाते हैं एक दूसरे में बाहर निकलने के लिए क्या, उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो इसीलिए वो कंटेनर की वॉल को भी हिट करते हैं और एक दूसरे को भी धक्का देते रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा सॉलिड के पार्टिकल्स दिखा रखे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स दिखा रखे हैं और गैस के पार्टिकल्स दिखा रखे हैं। अब बात करते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स में आपको क्या दिख रहा है कि उसके पार्टिकल्स ना बहुत ज़्यादा पास हैं, एक दूसरे से अच्छे से चिपके हुए हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्पेस है, मतलब एक लिमिटेड स्पेस है। ठीक है, और गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर है, वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, उनकी सबसे ज़्यादा हाईली जो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पेस गैस के अंदर होती है, फिर आती है लिक्विड की बारी, और सॉलिड के अंदर तो ना बराबर स्पेस होती ही नहीं है, चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें भी नीचे ये लिखा है फिगर 1.5 ABC शो दैट द मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ 3 स्टेट ऑफ, तो यही बता रखा है कि तीनों की जो स्टेट बता रखी है कि स्पेस कितनी कितनी होती है तीनों के बीच में। ठीक है, अब नोट्स पे चलते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। सॉलिड पढ़ा हमने, सॉलिड की क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है, उनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती है, फिक्स्ड होती है, और उनके वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, सॉलिड जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो फोर्स से टूट तो जाएगा लेकिन वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे पेन, फॉर एग्जांपल पेन। ठीक है, सॉलिड को अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो कंप्रेस नहीं होगा, पेन को दबाने की कोशिश करोगे क्या वो प्रेस हो जाएगा, नहीं होगा। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल स्पेस होती ही नहीं है, बिल्कुल ही बंद होते हैं वो। ठीक है, तो ये इसमें बात की हुई है।
अब चलते हैं लिक्विड पे। लिक्विड की हमने क्या की थी कि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में आप डालोगे वो उस कंटेनर में चला जाएगा, उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। लिक्विड जो आसानी से फ्लो हो जाता है और अपनी शेप भी चेंज कर लेता है और बिल्कुल भी सख्त नहीं होता सॉलिड की तरह। लिक्विड की जो लिमिटेड कंप्रेसिबिलिटी होती है कि आप लिमिटेड ही उसे कंप्रेस कर सकते हो, थोड़ा सा ही उसे कंप्रेस कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, लिक्विड में डिफ्यूजन होता है। इक्वेटिक डिफ्यूजन क्या होता है? गैस का डिफ्यूजन हो जाता है, सॉलिड लिक्विड का भी डिफ्यूजन हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट हमने लिया था, वो वाटर में डिफ्यूज़ हो गया था। इंक लिक्विड होती है तो उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया था तो वो भी हो गया था। अब हमने गैस लिया। एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में सांस कैसे ले पाती? क्योंकि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन जो है वो मिक्स हो जाती है पानी में, तो यही चीज़ मैंने इसमें लिख रखी है। तो आप एज ए एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स का आप दे सकते हो कि गैस कैसे लिक्विड में डिसॉल्व हो पाती है। ठीक है, तो आगे था हमने गैस स्टेट पढ़ा था। इस केस में क्या, गैस की जो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, हम गैस को दबा दबा के एक छोटे सिलेंडर में उसे बहुत सारी गैस भर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। फॉर एग्जांपल एलपीजी, ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल और सीएनजी। हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होती है और जितना आप कंप्रेस कर सकते हो एक छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस। ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट भी इसलिए ईजिली हो जाती है क्योंकि वो गैस है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा ड्यू टू द हाई स्पीड, क्योंकि पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। और इस रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को हिट करते रहते हैं, एक दूसरे को मारते ही रहते हैं, और जो कंटेनर जिसके अंदर वो हैं उसको भी मारते रहते हैं, उसकी वॉल को भी मारते ही रहते हैं। ठीक है, फिर अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब ये जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं बीच बीच में तो दे रखे हैं, ये हम पढ़ेंगे लास्ट में, जिससे आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपको सब कुछ याद आ जाए, तो हम पढ़ेंगे लास्ट में इंटेक्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं चेंज, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब हमने ये पढ़ लिया 3 तरह की स्टेट्स होती हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मैटर जो है कैसे वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। मतलब अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो वो कैसे एकदम से लिक्विड में चेंज हो सकती है, या फिर वो कैसे लिक्विड की चीज़ गैस में चेंज हो सकती है, तो ये हमें इसमें पता करना है। सो वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि हमें 3 स्टेट है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज अ वाटर एंड गैस एज अ वाटर वेपर। तो अगर क्या होगा, व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, क्या होगा मैटर के अंदर अगर हमारी स्टेट ही चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, गैस से सॉलिड हो जाए, गैस से लिक्विड हो जाए, तो क्या होगा। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या होगा, क्योंकि स्टेट ही चेंज हो गई, और वो कैसे होगा, हमें इन सब के आंसर ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो अब आपको दे रखा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि टेम्परेचर की वजह से हमारी जो मैटर है उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। कैसे होती है टेम्परेचर की वजह से, इसमें दे रखी है एक्टिविटी 1.12। अब हम देखेंगे 1.12, इसमें क्या लिया, 150 ग्राम की आइस ली, बेकर में डाल दी, फिर इसके अंदर थर्मामीटर भी लगा दिया, फिर नीचे से जला दी आग। आपको दिख रहा होगा ए में, देखो इसमें नीचे से जला दी आग। अब क्या हुआ कि जब आग जलाई, लो फ्लेम पे चलाई, मतलब उसकी फ्लेम ना, आग जो थी नीचे जो जल रहा था आग, उसको ना मंदा कर दिया। ठीक है, आप गैस तेज भी कर सकते हो, मंदा भी कर सकते हो। मंदे पे किया तो वो पानी में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक सॉलिड चीज़ थी आइस, वो कन्वर्ट हो गई वाटर में। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, हमने उसकी फ्लेम कर दी हाई, तो क्या हुआ, पानी ना भाप बन के उड़ने लग गया, तो वो हो गई गैस। ठीक है, अब इसमें देखो नीचे लिखा है ए कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, बर्फ़ पानी बन गई, और पानी जो है वाटर वेपर बन गया, वाटर वेपर बन के वो उड़ गया हवा में। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि जो मैटर की जो स्टेट है, मैटर की जो स्टेट है वो एक फिजिकल स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चली जाती है, और फिर से वापस वो ओरिजिनल स्टेट में कैसे आ जाती है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से होता है। तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, और ये डायग्राम भी बुक में दे रखा है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो क्या उसे कहते हैं, अगर लिक्विड चीज़ गैस में कन्वर्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं, अगर गैस चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने दे रखी है ऑलरेडी।
ठीक है। तो अब वो जो डायग्राम दे रखा है तो इसमें ये लिखा है कि हमें सबसे पहले उसे, यही चीज़ मैंने आपको बता दी कि उसे लो फ्लेम पे करना है, फिर वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर हम उसे तेज़ करेंगे तो वाटर जो है वो पानी वाटर वेपर बन के हवा में उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो ये आपने देखा भी होगा घर में अपने। ठीक है। अब इसमें आगे लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। अगर हम आइस रखी थी हमने, उसका टेम्परेचर हो गया इंक्रीज, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग गए। मतलब आपने देखा होगा अगर पानी को हम गैस पे रख दें तो वो उबाल आने लग जाता है, तो वो हिलने लग जाता है, तो उसे कहते हैं वाइब्रेशन। उसके अंदर होने लग गई वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा स्पीड में, और फिर क्या हुआ, उस हीट की वजह से पार्टिकल्स में लगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन को चेंज, लीव देयर फिक्स्ड, उसकी जो आइस की जो एक फिक्स पोजीशन थी, उसके पार्टिकल्स जो एकदम जुड़ गए थे आइस बनकर पानी के, तो अब उसने फ्रीली मूव करना शुरू कर दिया। आइस के जो पार्टिकल्स थे आपने देखा होगा, धीरे 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 वो बर्फ़ पिघलने लग जाती है। अ स्टेज इज़ रीच व्हेन अ सॉलिड मेल्ट। अब एक स्टेज आई कि वो बर्फ़ पूरी तरह पिघल गई। हमने लो फ्लेम पे उसे रख रखा था, तो वो धीरे 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 करके आइस पिघल गई, और अब वो पानी बन चुकी है आइस। ठीक है। अब क्या हुआ, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट। अब मिनिमम टेम्परेचर हमने कर रखा था जब हमारा सॉलिड जो है, आइस जो है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। तो अब ये सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हुई, तो इसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ये था मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं हम इसे। ठीक है। अब आप देखो ये लिखा मेल्टिंग पॉइंट, ये डेफिनेशन मार्क कर लो अपनी बुक में। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। एक हमने हीट दिया, गैस जलाई नीचे से लो फ्लेम पे, तो वो हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टेट इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, सॉलिड की जो फोर्स होती है, सॉलिड की जो फोर्स होती है वो अट्रैक्ट करती है पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव हुए और वाटर में कन्वर्ट हो गए। तो ये था मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या था आइस का, वो था 273.15 के था टेम्परेचर। के का मतलब केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग का जो प्रोसेस था, इसमें सॉलिड चीज़ जो है लिक्विड में चेंज हो गई, इसको कहते हैं हम फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है। अगर कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगी तो उसे कहेंगे हम फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, अगर कोई भी सॉलिड चीज़ आइस पिघलती है तो उसका जो टेम्परेचर है क्या वो सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी कहाँ चली जाती है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं आप। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग। जब हम, आपने देखा होगा जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि आइस को हम पानी बना रहे थे, तो हमने देखा कि जो टेम्परेचर जो था वो चेंज नहीं हुआ मेल्टिंग के बाद भी। मेल्टिंग पॉइंट इज रीच, जब मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो तब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक पूरी तरह आइस मेल्ट नहीं हो गई तब तक वो पानी ठंडा था, कम ठंडा था लेकिन ठंडा था। इज दिस हैपन इवन थ्रो वी कंटिन्यू द हीट द बेकर। जब तक, अब हमने कंटिन्यू बेकर करते रहे तो कंटिन्यूसली उसके अंदर हीट जाती रही, जिसकी वजह से वो आइस जो है धीरे धीरे करके ठंडी से गर्म हो गई। दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब क्या हुआ इसके अंदर कि जो हीट थी उसने चेंज किया अपना स्टेट, ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से वो अपना स्टेट चेंज कर पाया। जो हीट एनर्जी थी उसने आइस को ऑब्जर्व कर लिया, सोख लिया, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कुछ चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर बढ़ा नहीं, जिसकी वजह से धीरे धीरे टेम्परेचर गिरा, और जब मेल्टिंग पॉइंट आ गया, जब पूरा पानी बन गया, तब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो गया। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट इज़ गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बेकर, इट इज़ नोन हैज़ अ लेदर हीट। अब ये जो हिडन चीज़ थी, छुपी हुई चीज़ थी कि जो बेकर था, इसको हम कहते हैं लेदर हीट। ठीक है, लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, हिडन छुपी हुई गर्मी। ठीक है, आप ऐसे याद रखो। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, जो हीट एनर्जी की जो अमाउंट थी जो चेंज हुई,
द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए थी एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं और उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 kg की एक बर्फ़ थी, उसको लिक्विड में कन्वर्ट हुई हीट की वजह से, तो हम क्या कहेंगे, एक गर्म छुपी हुई गर्मी की वजह से वो मेल्ट हो गई, तो हम उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स जो है पानी के वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब 273 केल्विन, हैविंग मोर एनर्जी एज कम्पेयर्ड टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। जो पानी के जो पार्टिकल्स थे और हैविंग मोर एनर्जी, इसके अंदर पानी के जो पार्टिकल्स थे उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है अगर हम आइस के पार्टिकल्स के साथ कंपेयर करें सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, जब हमने सप्लाई की हीट एनर्जी पानी में, तो अब जो पार्टिकल्स थे वो बहुत फास्टली मूव होने लग गए। अब पानी बन गया, अब वो भाप बनेगा, तो जब अब उसे और गर्मी दोगे पानी को, तो अब वो वाइब्रेट करने लगेगा, हिलने लगेगा, फास्ट उसके पार्टिकल्स ना मूव करने लगेंगे। एक पॉइंट आएगा जब जो है पानी की जो एनर्जी है वो फ्री हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और फिर क्या होगा, जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो चेंज होने लगेगा गैस में। मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि अब जो है पानी की जब हमने हीट बढ़ाई, हमने आग को नीचे से बढ़ाया और ज़्यादा हीट दी पानी को, तो अब उसके पार्टिकल्स ना मूव करने लग गए, अब वो गैस बनने लग गए, भाप बन के उड़ने लग गए। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड का जो टेम्परेचर था वो बॉयल होने लग गया एटमॉस्फेयर, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड जो है बॉयल होने लग जाए, उसके पार्टिकल्स मूव करने लग जाए। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। अब बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि उसने ना इनफ एनर्जी, जितनी उसे एनर्जी चाहिए थी एक वाटर वेपर बनने में, गैस बनने में, उसको उतनी मिल गई और अब वो वाटर वेपर की स्टेट में जाने लग गया। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 Kelvin, 100 degree Celsius is equals to 273 plus 100, 373 Kelvin. For water this temperature, जो उसका वाटर का जो टेम्परेचर था वो 373 Kelvin था, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैन यू डिफ़ाइन द लेदर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हमने ऊपर जो है फ्यूजन का हीट को डिफ़ाइन किया था, अब हमें वेपोराइजेशन का डिफ़ाइन करना है कि कैसे एक पानी जो है वेपर बन के उड़ गया। पहले हमने आइस को हमने कन्वर्ट किया फ्यूजन में, मेल्टिंग पॉइंट पे किया हमने। ठीक है, अब हमने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपोराइजेशन हो रहा है हमारा, तो हमें बताना है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, हम फ्यूजन डिफ़ाइन कर चुके हैं, तो अब वाटर वेपर जो है वो 373 केल्विन पे हुआ, वाटर को मिली एनर्जी जिसकी वजह से सेम टेम्परेचर हुआ और वो वाटर वेपर मिल गया, बन गया। उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई जिसकी वजह से वो वेपराइजेशन प्रोसेस में हो गया। ठीक है, पानी जो है वो भाप भर के उड़ने लग गया जब उसको और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा हीट मिलने लग गई। ठीक है, तो ये पिक्चर दे रखी है, सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हुई, उसे हीट मिला, तो आइस जो है वो पानी बन गई। अब पानी को और ज़्यादा गर्मी मिली, और ज़्यादा एनर्जी मिली, तो उसके पार्टिकल्स मूव करने लग गए और वो भाप बन के उड़ने लग गए। अब अगर हम सेम प्रोसेस करें, दोबारा उल्टा करें, गैस से लिक्विड, लिक्विड से स्टेट सॉलिड, तो क्या होगा, अब गैस है। ठीक है, सो इसके आगे हम बारे में पढ़ लेते हैं, आगे लिखा है, सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हमने इसमें क्या सीखा कि जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है टेम्परेचर की वजह से। आइस जो है उसको हमने हीट दिया, टेम्परेचर उसका बढ़ाया तो पानी बना, पानी का टेम्परेचर बनाया तो वो हवा बन के उड़ गया, गैस बन के उड़ गया। तो हमने इसमें सीखा द सब्सटेंसेस अराउंड द चेंज स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम द लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो जब सॉलिड लिक्विड बनी और लिक्विड गैस बनी तो वो किस एप्लीकेशन में बनी, कैसे बनी, हीट की वजह से बनी। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो सॉलिड चीज़ है, एक मिनट,
तो कि सॉलिड चीज़ ना डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए। अब वो चीज़ कैसे होती है वो भी आगे देखते हैं। एक्टिविटी दे रखी है 1.13। वैसे तो ये बेकार है एक्टिविटी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। एक डिश दे रखी है, उसके ऊपर एक एल्युमिनियम क्लोराइड लगा रखा है, फिर उसको गर्म करने के लिए रखा हुआ है, ऊपर कॉटन लगा रखी है। आई डोंट नो अबाउट दिस एक्टिविटी, आई हेट दिस एक्टिविटी। द चेंज ऑफ, मैं बता देती हूँ कि इसने ना सॉलिड जो चीज़ थी वो गैस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड स्टेट में आए बिगर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्मिलेशन। मैं आपको इस एक्टिविटी से अच्छा एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। वो एग्जांपल है नैप्थलिन बॉल्स। नैप्थलिन बॉल्स आपने देखी होगी, जो हम कपड़ों में डालते हैं। अगर गर्मियों के कपड़े हैं आपके या ठंडों के कपड़े हैं, हम उसे बंद करके बेड में रख देते हैं। तो आपने एक वाइट बॉल्स देखी होगी, ठीक है। तो हम उसको डाल देते हैं जिससे कपड़ों में कीड़े वगैरह ना लगे, ठीक है। अब उस बॉल्स का क्या होता है कि वो बॉल्स ना कुछ टाइम बाद गायब हो जाती है। वो गायब कैसे हो जाती है? क्योंकि रखे रखे ना उन कपड़ों की जो गर्मी होती है, कपड़ों की गर्मी की वजह से वो ना उड़ जाते हैं। नैप्थलिन बॉल्स ना उड़ जाती हैं क्योंकि नैप्थलिन बॉल सॉलिड में है, वो गोल गोल सी हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं आती, वो सीधा उड़ जाती है भाप बन के, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा हीट लगती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड। अगर कोई भी एक गैस चीज़ सॉलिड में चेंज हो जाए, लिक्विड स्टेट में आए बिगर, तो उसे कहते हैं हम डिपोजिशन, ठीक है। कोई भी सॉलिड चीज़ अगर लिक्विड में सॉलिड चीज़ गैस में हो जाए, जैसे नैप्थलिन बॉल्स, तो उसको हम कहते हैं सबमिलेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी चीज़ डिपोजिशन हो जाए, जैसे सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिगर गैस चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं हम डिपोजिशन, ठीक है। इसमें क्या बात हुई कि गैस सॉलिड चीज़ गैस में चेंज हुई और गैस चीज़ सॉलिड में चेंज हुई, ठीक है। तो ये हमने कर ली बात। अब ये हो गया हमारा टेम्परेचर का कंप्लीट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की वजह से कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो जाती है, अब हमें ये पता करना है, ठीक है। So we have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress a gas? अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टेट ऑफ मैटर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनके डिस्टेंस में, उनके पार्टिकल्स के बीच में कितने डिस्टेंस, उनका डिस्टेंस क्या है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा कि हम उसमें प्रेशर लगाना चालू कर दें। अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं सिलेंडर के अंदर, क्या पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास आ जाएंगे? क्या आपको लगता है कि उनका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से चेंज ऑफ मैटर में कुछ फ़र्क आएगा? डू यू थिंक कि प्रेशर उनका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा? तो अब आपको देखो, ये पिक्चर दे रखी है 1.8। अब आपको क्या दे रखा है, अब मैं आपको ब्रश ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो ये है सॉलिड चीज़, ये है लिक्विड और ये है गैस, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया हमने, इस पे लगाया प्रेशर, इसमें लगाया प्रेशर, सॉरी ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और गैस, मैं उल्टा कर रही हूँ। तो ये है सॉलिड लिक्विड गैस। अब हमने सॉलिड में प्रेशर लगाया तो वो कम हुआ, तो वो कम दबा, लेकिन वो दबा हल्का सा। इसमें क्या हुआ, लिक्विड में ये दबा लेकिन सॉलिड से ज़्यादा दबा, ठीक है। और गैस को दबाया तो वो बहुत ज़्यादा दब गया, तो मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है अगर हम गैस को दबाते हैं। तो अगर हम लिक्विड चीज़ को दबाते हैं तो लिमिटेड होती है, और सॉलिड की तो होती ही नहीं है, उसे दबाएंगे तो वो टूट जाएगी फालतू में। तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, गैस की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर बी ब्रॉट क्लोजली टुगेदर। तो पार्टिकल अगर हम प्रेस करते हैं तो उसके पार्टिकल्स ना पास पास आ जाते हैं। अगर हम गैस ही लें, अगर इसको हम फर्स्ट वाले को माने कि गैस ही सारे गैस है, उसे धीरे धीरे दबाएंगे तो वो अच्छे से गैस दब जाती है। तो यही चीज़ है इसमें। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं कि रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस, तो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा गैसेस का। क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? सॉलिड कार्बन डाई, ये क्या होता है, ये क्या बला है ना? आप यही सोच रहे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, लेकिन सॉलिड और गैस हो सकती है। वाओ,
दिस इज़ द न्यू कंसेप्ट। इट इज़ स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर। जो सॉलिड गैस होती है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, ठंडक में बहुत ज़्यादा, जिसका ठंडक हो ना वहाँ पे स्टोर करना पड़ता है। सॉलिड CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो शॉर्ट होता है वो होता है CO2 होता है, जिसको हम डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि ईजिली कन्वर्ट हो जाती है ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर और टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। अब क्या है कि वो डायरेक्टली ना, अब हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे पास सॉलिड एक बर्फ़ की फॉर्म में, ठीक है। अगर हम इसको ठंडे हाई प्रेशर में नहीं रखेंगे, अगर हम इसको ठंडक में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ठंडक में हमने इसको नहीं रखा तो ये हवा बन के उड़ जाएगा, क्योंकि ये गैस है, इसको हमने सॉलिड फॉर्म में रख रखा है, ये सॉलिड फॉर्म में हमने इसको रख रखा है, लेकिन ये गैस बन के ना उड़ जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। तो यही चीज़ इसमें लिखी है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं, सूखी हुई बर्फ़, ठीक है। थस वी कैन से दैट द pressure and the temperature determine the state of substances whether it is solid, liquid और gas। हमने इसमें अब क्या पढ़ लिया कि कैसे एक मैटर अपना स्टेट चेंज करता है, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंज करता है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा या घटेगा तो वो अपना स्टेट चेंज करेगा, जैसे कि हमने टेम्परेचर में पढ़ा। अब प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हम किसी भी सॉलिड चीज़ को देंगे तो कम है, प्रेशर हम लिक्विड चीज़ को देंगे तो थोड़ा बहुत प्रेस हो जाएगा वो। अगर हम गैस को प्रेस करेंगे तो एक सिलेंडर के अंदर बहुत सारी गैस इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दे रखा था। अब इस फिगर में देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होती है, जैसे कि बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हुई, तो उसे कहते हैं हम फ्यूजन। अगर कोई भी लिक्विड चीज़ गैस में कन्वर्ट होती है, मतलब कि पानी गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसे कहते हैं वेपोराइजेशन। अब कोई भी गैस की चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको कहते हैं हम डिपोजिशन, या फिर सॉलिड चीज़ गैस में कन्वर्ट होती है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, ठीक है। तो आगे लिक्विड की चीज़ अगर कोई भी गैस में कन्वर्ट होती है तो कंसोलिडेशन कहते हैं। लिक्विड की चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो आपको ये यहाँ में याद करना है, आगे हम इसकी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे नोट्स में, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट सॉलिड की चीज़ हमें लिक्विड में कन्वर्ट करने को बताई गई थी कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे मेल्टिंग और फ्यूजन कहते हैं। द चेंज इन द सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूजन। उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं या फिर फ्यूजन पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ एट विच द सॉलिड चेंज टू लिक्विड ऑन हीटिंग, जो टेम्परेचर होता है सॉलिड का लिक्विड में चेंज करने का, वो हीटिंग की वजह से कहते हैं। आप उसे मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो ऑफ आइस। 0 डिग्री सेल्सियस होता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमने बात की कि एक सॉलिड चीज़ गैस स्टेट में कैसे चेंज हो जाती है, उसको कहते हैं हम बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन, की वाटर वेपर बन जाती है पानी, ठीक है। जो सब्सटेंसेस का जो चेंज होता है लिक्विड से गैस में चेंज होना एट अ बॉइलिंग पॉइंट भी आप इसे कह सकते हो, या इसे वेपोराइजेशन भी कह सकते हो। ये जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने यही चीज़ इसमें पढ़ी है। अगर हम कोई भी स्टेट को गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं हमने कोई भी चीज़ गैस से लिक्विड में चेंज की तो इसे कहेंगे हम फ्रीजिंग या कंसोलिडेशन कह सकते हो, कि फ्रीज हो जाना वो चीज़। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और अ वेपोराइजेशन टू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड अ कंसोलिडेशन। अब मैं इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है इसका एग्जांपल है कि अगर पानी जो है वो उबल रहा है, वो भाप बन के उड़ रहा है, अगर आप उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, कोई भी ढक्कन रख दो उसे ढकने के लिए, तो वो भाप बन के उड़ेगा नहीं उस ढक्कन की वजह से। तो जो भाप बन के उड़ रहा होगा पानी, जो गैप होगा उस ढक्कन और पानी के बीच में, तो वो ढक्कन जो है ना वो गर्म हो जाएगा और आपको है ना उस ढक्कन पे ना धुआं सा लगने लगेगा, ठीक है। जब आप गैस को बंद कर दोगे और थोड़ी देर बाद उस प्लेट को उठाओगे तो आपको दिखेगा कि जो गैस है, जो प्लेट पर जो धुआं था वो ना वेपर था, वो पानी बन के दोबारा से पिघल के उसी पानी में गिरने लग गया था। मतलब
एक गैस चीज़ वेपर जो है वो लिक्विड बनने लग गई थी। ठीक है, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू गैस। कोई भी चीज़ अगर सॉलिड से गैस बन रही है, इसकी हमने बात की है, वो होता है सबमिलेशन प्रोसेस। अगर कोई भी चीज़ डायरेक्टली गैस की चेंज में चेंज हो रही है हीटिंग की वजह से, और वो दोबारा से और ठंडे होने की वजह से सॉलिड बन जाती है, तो उसे हम सबमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे मैंने नेपथलीन बॉल का एग्जांपल दिया, नेपथलीन बॉल है, मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे, उसे हीट लगी, उसको उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग गए, तो क्या हुआ, वो नेपथलीन बॉल्स ना उड़ने लग गई, उस कपड़ों में ही उसका वेपराइजेशन हो गया, उसको हीट लगी और वो गैस बन के उड़ने लग गई। सबमिलेशन पॉइंट का होता है 80 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल मिल गया। अगर कोई भी चीज़ वेपर सॉलिड बन जाए, तो अगर किसी भी धुएं को, अगर उसी धुएं की हम बात करें तो उसका टेम्परेचर अगर हम गिराएंगे तो वो चीज़ बन जाएगी सॉलिड, बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा सबमिलेशन प्रोसेस, हमने पढ़ लिया। सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर में नोट्स में मैंने लिख रखा है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। हम अगर कोई भी हम किसी चीज़ पर, गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर गिरेगा और वो ना प्रेस हो जाएगी आसानी से। तो सॉलिड CO2 होता है, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, जिसकी हमने अभी बात की है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है एक चेंज ऑफ सब्सटेंस का एक कारण होता है, वेदर इट विल बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से स्टेट चेंज करता है। तो ठीक है, ये दो मेन पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे एक मैटर जो है अपना स्टेट चेंज कर लेता है, किसकी वजह से करता है, दो रीज़न है, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, अब पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इवेपोरेशन होता है, अगर कोई भी पानी, सपोज बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप निकली हुई है बहुत ज़्यादा, और बाहर ना रोड पे पड़ा है बहुत सारा पानी, तो वो क्या होगा, उस पर धूप पड़ती रहेगी, उस पानी पे पड़ती रहेगी, और वो भाप बन के वो पानी उड़ने लग जाएगा हवा में। ठीक है, तो सूरज क्या हुआ, जो भी पानी था उसने सोख लिया उसे, तो वो गैस बन के उड़ गया। तो दिस इज़ द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड अ इवेपोरेशन। ठीक है, अब इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हमें ज़रूरत पड़ती है कि हीट और प्रेशर ही चेंज करे स्टेट ऑफ मैटर को? हमें एग्जाम्पल दें फ्रॉम एवरीडे लाइफ where change of state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point। हमें एवरीडे के एग्जांपल्स दो कि जो स्टेट है वो लिक्विड से वेपर कैसे बनती है, बिना ही हम वो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाती है, वो अचानक से ही लिक्विड जो है वो वेपर बन के उड़ जाती है। वो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि हम पानी को बॉईल करेंगे तब वो वेपर बनेगा, वो प्रोसेस नहीं होता है। वो पानी जो है अचानक से ही उड़ने लग जाता है, बॉईल नहीं होता, वो उस पर थोड़ी सी हीट लगती है और वो वेपर बन के उड़ जाता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस विच कॉल्ड द इवेपोरेशन। सो आगे क्या एग्जाम्पल दे रखा है, वाटर व्हेन लेफ्ट अंडर कवर्ड स्लोली चेंज इनटू द वेपर। अब इसमें दे रखा है जो पानी जो है वो स्लोली वेपर बन के उड़ने लग जाता है। जो गर्म कपड़े, हमारे जो गीले कपड़े हैं, अगर हम उसको सुखाने के लिए डालते हैं तो क्या होता है, वो कैसे एकदम से सूख जाते हैं, ये आपने कभी जानने की कोशिश की है? तो अब जान लो। वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी रेस्ट नहीं लेते हैं। एट द गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो गैस, लिक्विड और सॉलिड का, उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होंगी उनका अमाउंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट अमाउंट होगा उसका। अगर लिक्विड केस की बात करें तो स्मॉल फ्रिक्शंस ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस, जो पार्टिकल्स का जो स्मॉल फ्रिक्शन है सरफेस पे, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, इज़ एबल टू ब्रेक अवे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ अदर पार्टिकल्स, जिसकी वजह से है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है, जो अदर पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से है ना वेपर में वो कन्वर्ट हो पाता है।
उसमें इतनी ज़्यादा हीट लगी लिक्विड में कि वो वेपर बन के उड़ गया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगी, बहुत ज़्यादा हीट लगा कि उबलो 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 उबलो, जैसे पानी को हम उबालते हैं, उबलो 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 उबलो, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल थे एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए और हवा बन के वेपर बन के उड़ गए। सेम प्रोसेस इसके अंदर है कि लिक्विड में अगर वो वेपर बन के एट द टेम्परेचर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो ही नहीं रहा तो उसे वाइब्रेशन प्रोसेस कहते हैं। कोई भी रोड पर पानी पड़ा है, बारिश आई, रोड पर पानी पड़ा हुआ है और फिर धूप निकली, बहुत ज़्यादा धूप निकली, उस पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ी, इतनी ज़्यादा हीट पड़ी कि वो बॉयल ना हुए बगैर थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी हवा में जाने लग गया और वेपर बनने लग गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट तक वो नहीं पहुँचा और वो ऐसे ही वेपर बन के उड़ गया। ठीक है, इतना पता चल गया इवेपोरेशन क्या होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस को। ठीक है, अब एक्टिविटी दे रखी है 1.14 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर द विंडो अंडर अ फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन द ओपन चाइना dish and keep it inside a cupboard and on the shelf of your class. Record the room temperature, record the time or the date taken from the evaporation process in the above cases. Repeat the above 3 steps of activity on the rainy day and record your observation. What? तो इसमें यही दे रखा है कि आपको जो लिखा था इसमें पानी लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसे विंडो के पास रख देना है फ़ैन के नीचे। अब हमें एक चाइना की डिश लेनी है, उसको विंडो के पास रख देना है फ़ैन के नीचे। अब हमें क्या लेना है और 5 ml ऑफ पानी लेना है ओपन चाइना डिश को और उसको एक कबर्ड में रख देना है, क्लास में जो अलमारी वगैरह होती होगी उसमें रख दो। तो आपको ये सब रिकॉर्ड करना है कि रूम का टेम्परेचर क्या है, डेट टाइम वगैरह सब कुछ ये सब रिकॉर्ड करना है। अब हमने इसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया, एन इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया। पहला जो फैक्टर है जो इवेपोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है वो है कि सरफेस के एरिया में कितना इंक्रीज़ हो रहा है इवेपोरेशन का प्रोसेस, उसका रेट क्या है। वी नो दैट द इवेपोरेशन प्रोसेस इज अ सरफेस फिनोमिना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। फॉर एग्जांपल व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। अगर हम कोई गीले कपड़े को अगर हम डालें सुखाने के लिए, ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके वो बाहर का जो हमारे अब बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, समर का महीना में चल रहा है, तो अब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो गर्मी ना कपड़ों पे लगेगी, जिसकी वजह से है ना वो भाप बन के उड़ने लगेंगे। हीट की वजह से बिना बॉइलिंग पॉइंट के कपड़े बॉयल नहीं करने हैं हमें, तो बिना बॉइलिंग पॉइंट के ही वो भाप बन के उड़ने लग गए। तो दिस इज़ द कॉल्ड की सरफेस एरिया हमारा, जहाँ पे जिस सरफेस पे आप कपड़े सुखा रहे हो तो वो वहाँ पे कितनी हीट है। जितनी हीट होगी, अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, अगर थोड़ी सी हीट कम है, थोड़ी कम गर्मी है, तो कम धूप पड़ रही है या कम गर्मी है उससे तो जल्दी देर में कपड़े सूखेंगे बहुत ज़्यादा। तो सरफेस एरिया का इंक्रीज़ होना, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ हो जाना, मतलब टेम्परेचर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेपर स्टेट में आ जाएगी। मतलब कि अगर आपके रूम का टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा गर्मी ना टेम्परेचर बढ़ता ही चला जा रहा है और उसके जो आपने कपड़े सुखाए हैं उसके जो पार्टिकल्स थे उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी, काइनेटिक एनर्जी लगी, जिसकी वजह से वो वेपराइजेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, ठीक है, सरफेस एरिया में इंक्रीज़ हुआ जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो गया। अगर बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा तो उतने ही जल्दी कपड़े भी सूख गए, और ऐसे ही टेम्परेचर में भी अगर इंक्रीज़ हुआ तो जो पार्टिकल्स थे कपड़े में, गीले कपड़ों में, तो वो वेपराइजेशन में कन्वर्ट होने लग गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है हवा में उस पर भी डिपेंड करता है। The air around us cannot hold more than the definite amount of water vapor at the given temperature. हमारी हवा में ज़्यादा अमाउंट का वाटर वेपराइजेशन लेना, हमारे हवा में जितना वाटर वेपराइजेशन ले सकता है वो उतना ही वेपराइजेशन करेगा जो जितना भी टेम्परेचर हो रहा होगा।
वो उतना ही कर पाएगा, उसका एक डेफिनेट अमाउंट है। अगर अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर हवा में हमारी बहुत ही ज़्यादा हाई है वाटर लेवल, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो भाप बन के जो उड़ रहे हैं कपड़ों में से, जो गर्मी निकल के उड़ रही है, हवा की भी तो एक प्रोसेस है कि वो इतना ही वाटर वेपोराइजेशन कर सकता है, किसी भी कपड़े का, गीली चीज़ का, तो उतना ही वेपोराइजेशन कर सकता है, तो उसका भी तो एक अमाउंट है, तो उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो जिसकी वजह से अगर हवा में बहुत ज़्यादा वेपोराइजेशन है तो इवेपोरेशन, जो कपड़े सुखाने का जो प्रोसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हुआ। जैसे ठंड में होता है, विंटर्स के टाइम में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, धुंधलापन होता है, हवा में ना पानी मौजूद होता है, वाटर वेपर होता है, तो जिसकी वजह से ना हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा ना देर में सूखते हैं, बहुत दिन लग जाते हैं कपड़े सुखा सुखा के एक ही कपड़ा सूख नहीं रहा, एक टी शर्ट के लिए 2-2 दिन वेट करना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से इवेपोरेशन बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। अगर इंक्रीज़ हो जाता है विंड स्पीड में, मतलब कि इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डेज। अब हमारे कपड़े जल्दी कब सूखते हैं, जब विंडी डेज आते हैं, मतलब कि जब बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है ना, हवा चलने वाले दिन आ जाते हैं, तो उस टाइम पे ना कपड़े बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि हवा लग रही होती है। इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, विंड की, हवा चलने की जो स्पीड है ना, उसमें इंक्रीज़ हो जाता है, जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इधर उधर हो जाते हैं विंड की वजह से, जिसकी वजह से वाटर वेपर का सराउंडिंग में ना अमाउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे विंड में बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन अब विंडी डेज आ गए हैं, अब विंड वाले दिन आ गए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं ना, वो इधर उधर मूव हो रहे हैं हवा की वजह से। समर्स में जो क्या होता है कि ना, हवा कम चलती है, हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो विंडी डेज़ में ना ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी जल्दी होने लग जाता है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है सराउंडिंग में, हमारे आसपास हवा में, वो कम होता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े जल्दी सूख पाते हैं हवा में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। हमारे सरफेस में इंक्रीज़ होना चाहिए, हमारे टेम्परेचर में इंक्रीज़ होना चाहिए, ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ है, और विंड स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब हम पढ़ेंगे हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब हमें ये पढ़ना है कि इवेपोरेशन कैसे कूलिंग को कॉज करता है। इन आ ओपन वेसल, हम इसे अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है। द लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेशन, लिक्विड जो है, कोई भी लिक्विड चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि रोड पर अगर पानी पड़ा है, तो वो अपने आप ही वेपर बन के इवेपोरेशन का प्रोसेस होने लगेगा, जितनी उस पर हीट पड़ रही होगी उस हिसाब से, बिना बॉइलिंग पॉइंट के। जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के, वो ना एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे, हीट को ऑब्जॉर्व करेंगे फ्रॉम सराउंडिंग में से, और दोबारा एनर्जी को जगाएंगे और एनर्जी को खो देंगे ड्यूरिंग द इवेपोरेशन प्रोसेस में। उन्होंने हीट ली, एनर्जी ली, और फिर क्या हुआ, वो अचानक से वेपर बन के उड़ने लग गए, तो इवेपोरेशन प्रोसेस होने लग गया। इन्होंने जो एनर्जी ऑब्जर्व की सराउंडिंग में से, वो ठंडी पड़ने लग गई, कोल्ड हो गई, मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड, आसपास की जो सराउंडिंग है वो उसे कोल्ड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो वेपराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब आगे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। अगर हम, अब आप गर्ल्स वीडियो देख रही हैं, बॉयज़ भी देख रहे हैं, अगर आप लगा के देखो, आप नेल पॉलिश ना एक फिंगर पे लगा के देखो, आप लगाते होगे गर्ल्स, तो नेल पॉलिश लगाते हो तो आपको है ना 2 मिनट बाद ना ठंडक सी लगने लग जाती है अपनी स्किन पे, आसपास की जो स्किन है या नेल्स पे बहुत ठंडक लगने लग जाती है। तो द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम्स टू फील कूल। अब जो उसके पार्टिकल्स होंगे, उन्होंने एनर्जी को लिया सराउंडिंग में से और हमारे जो पाम्स हैं उसमें से, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ठंडा फील होने लग गया। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। आफ्टर अ हॉट सनी डेज, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिफोर द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। अब लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो फ्लोर ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसके ऊपर ना पानी छिड़कते रहते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन को ना ठंडक मिले। वो क्यों होता है क्योंकि ना वो पानी आप ज़मीन पर डालोगे और वो एकदम से भाप बन के उड़ने लगेगा, क्योंकि जो सरफेस है हमारा, जो ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है क्योंकि धूप कंटिन्यूस उस पर पड़ रही है और वो जो ज़मीन है वो हीट को इकट्ठा करती जा रही है, इकट्ठा करती जा रही है। अगर उस पर आप पानी छिड़कोगे वो अचानक से वेपोराइजेशन हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। और पानी हम क्यों डालते हैं? जिससे वो ठंडक दे उस ज़मीन को, क्योंकि वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता ही जा रहा है, एब्जॉर्ब करता ही जा रहा है। तो आप उस पर पानी छिड़कोगे तो वो थोड़ा सा हो सकता है कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, can you cite some more example from the daily life when we can feel the effect of cooling due to the evaporation? क्या आप और एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि इफ़ेक्ट्स जो होते हैं कूलिंग के इवेपोरेशन पे, अगर हम उस पर जैसे हमने एक और ये एग्जाम्पल जो दिया था कि हम हीट बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है हमारी सरफेस, उस पर पानी छिड़का तो वेपोराइजेशन प्रोसेस हुआ, ठीक है, और वो ठंडी हुई। तो अब इसमें आगे एक और एग्जांपल दे रखा है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर में? अब हमें ये बताओ क्यों पहनते हो, आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, पॉज करो वीडियो और लिख डालो, ठीक है। तो अब ड्यूरिंग समर वी प्रस्पेयर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। अब समर में क्या होता है कि हमारी बॉडी ना बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाती है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तो कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं कि हमें ना ठंडक पहुंचाते हैं और हमारे बॉडी में जितना भी पानी होता है, जो पसीने वगैरह आता है, उन्हें वो सोख लेता है। वी नो दैट द ड्यूरिंग evaporation the particles of the surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface and change into vapor। तो हमें पता है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिक्विड का जो सरफेस होता है वो ना एनर्जी लेता है हमारे आसपास से, सराउंडिंग में से और हमारे बॉडी सरफेस से भी, और वो तब बन के भाप बन के उड़ जाता है। जो हमारी हीट एनर्जी होती है वो वेपोराइजेशन की जो एनर्जी होती है उसके इक्वल होती है और ये हमारी बॉडी को ठंडक पहुँचाती है। तो कॉटन भी एक हमारे बॉडी के पानी को अब्जॉर्व कर लेता है और हमारे सारे स्वेट वगैरह में पसीने वगैरह आते हैं तो उसको अब्जॉर्व कर लेता है। तो इसीलिए कॉटन आप गर्मियों में पहनोगे तो सही रहेगा, आपको वो ठंडक भी पहुंचाएगा, आपकी बॉडी में जितना भी पानी है वो उसको सोख लेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। वाई डू वी सी, ने एक और दे रखा है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब आपने वाटर की बूंदें देखी होंगी ग्लास के आउटर सरफेस पे, बाहर की जगह, जब हम आइस ठंडा पानी जब हम लेते हैं, बर्फ़ लेते हैं, ठंडा पानी लेते हैं, तो ग्लास के जो सरफेस पे जब हम ग्लास में डालेंगे ठंडा पानी या बर्फ़ तो उसके बाहर बाहर है ना ऐसे भाप सी हो जाती है, भाप हो जाती है, उसे ठंडा ठंडा सा हो जाए, पानी की ड्रॉपलेट आपको दिखने लग जाती है। तो हमें कुछ आइस कोल्ड वाटर लेते हैं, ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो आउटर सरफेस है उसका वाटर ड्रॉपलेट आ जाती हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर और इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इन द लिक्विड स्टेट व्हेन वी सी एज अ वाटर ड्रॉपलेट। तो अब इसमें क्या लिखा है कि वाटर वेपर ना प्रेजेंट होता है हवा में, जब वो एक ठंडे ग्लास के साथ कांटेक्ट में आता है, मतलब आपके हवा में वाटर वेपर है और आपका ग्लास ठंडा है, तो जब वो दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि वो एनर्जी लूज़ कर देगा अपनी, और वो अचानक से आइस जो है, आपका जो ठंडा पानी है वो लिक्विड स्टेट में, बर्फ़ का पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से हमें ग्लास के बाहर जो है वो पानी की बूंदें ऐसे ड्रॉपलेट से दिखने लग जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि बाहर हमारे एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है और जो ग्लास में जो आइस ठंडा बहुत ज़्यादा आइस वाला बर्फ़ वाला पानी है, दोनों कांटेक्ट में आएंगे, जिसकी वजह से बाहर हमें थोड़ा वाटर की बूंदें दिखने लग जाती है। तो ये हो गया हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस, ठीक है। हमने इवेपोरेशन पढ़ लिया क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं हमने पढ़ लिए जो कि इवेपोरेशन का अफेक्ट करते हैं, और क्या पढ़ा हमने कि कैसे ठंडक पहुंचाता है इवेपोरेशन, कॉज करता है, ठीक है। अब इसमें सेंटेंस ने एक चीज़ और लिख रखी है जानने के लिए कि ना, अब तक तो हमने 3 स्टेट की बात करी है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन अब 2 और न्यू स्टेट आ गई हैं, दैट इज़ प्लाज्मा और बोस-एनस्टाइन कॉन्डेंस स्टेट, ठीक है। तो ये 2 स्टेट आ गई हैं न्यू, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, वैसे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नेट पे जाके पढ़ सकते हो, वैसे ये आता नहीं है ज़्यादा, तो आप इसमें थोड़ा सा जो लिख रखा है वो पढ़ लेते हैं। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। अब ये इसके जो प्लाज्मा जो है, ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग पार्टिकल्स होते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये आयनोजिस्ड गैसेस होती हैं। और अब ये
अब आप इसमें इतना ज़्यादा मत घुसो, वैसे तो आप सिंपल फॉर्म में आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। प्लाज्मा के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और अभी भी इस पर शायद रिसर्च वगैरह चल रही है, और इसमें लास्ट में लिखा है www.chem4kids.com पे आप इसके लिए और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो 4th और 5th स्टेट ऑफ मैटर की, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आप मत ही पढ़ो। तो मैं बोलूँगी वैसे आपको पढ़ना है आप गूगल में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम ज़्यादा इसमें नहीं जाते डीप में, ठीक है। अब हमने क्या क्या इसमें चीज़ें पढ़ ली, हम ये देख लेते हैं। इवेपोरेशन हमने पढ़ा कि अगर कोई भी एक स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल है सरफेस पे तो वो हाई काइनेटिक एनर्जी में बढ़ जाता है और वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं, जो सूरज वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया। 4 फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया में, एटमॉस्फेयर में, और ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, और क्या होता है कि विंड स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारे दे रखे हैं एग्जांपल्स। हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे ठंडक पहुंचाई जाती है, कि लिक्विड जो है वो इवेपोरेशन प्रोसेस कैसे होता है। हमारे पार्टिकल्स एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, फिर सराउंडिंग में से एनर्जी खो देते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस होता है और सराउंडिंग में थोड़ी सी ठंडक हो जाती है। इंपॉर्टेंट नोट, 5 स्टेट्स होती हैं, आप नाम याद रख लो बस, ठीक है। अब आगे लास्ट में लिखा है व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या पढ़ा, ठीक है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये हम पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर। 3 तरह के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3rd लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड में मैक्सिमम होता है, पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं सॉलिड में एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, गैस में सबसे ज़्यादा कम होता है और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है। जो स्पेस होती है वो कांस्टेंट पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल होती है। सॉलिड के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है, लिक्विड में इंटरमीडिएट लेवल पे होती है, मतलब होती है, थोड़ी सी होती है, और सबसे ज़्यादा गैस में स्पेस होती है। ऊपर हमने पढ़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि पार्टिकल्स में कितना अट्रैक्शन है, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है अट्रैक्शन, सबसे कम होता है गैस में, और लिक्विड में इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज मस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड की स्टेट में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड लेयर ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर वाइल फॉर द गैस, तो लिक्विड फ्लो करता रहता है, आसानी से स्लिप हो जाता है, स्लाइड हो जाता है लिक्विड की जो पार्टिकल्स की जो लेयर होती है। और गैस की अगर बात करें तो गैस जो है वो फ्रीली रैंडमली मूव करने लग जाती है। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, वो मूव वगैरह तो करते नहीं हैं जैसे लिक्विड और गैस करती है। लिक्विड फ्लो करती है और गैस मूव करती है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, द स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। अब स्टेट ऑफ मैटर्स जो हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंज होते हैं। समिलेशन प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी सॉलिड स्टेट अचानक से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो उसे कहते हैं समिलेशन प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल नैप्थेलिन बॉल्स। डिपोजिशन प्रोसेस क्या होता है कि जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि लिक्विड स्टेट अचानक से वेपोराइजेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द बॉइलिंग, ठीक है। बॉयल होगा लिक्विड और वो वेपोराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन क्या होता है, जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस के अंदर जो हमारी हवा के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में प्रेजेंट होता है वो एक अचानक से वेपोराइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में हीट प्रेजेंट है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन, जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड पे डिपेंड करता है, जो कि हम फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। इवेपोरेशन हमें ठंडक देता है, कॉस्ट ठंडक पहुंचाता है, वो सारा ही पानी सोख लेता है, वेपोराइजेशन प्रोसेस में हो जाता है। लेदर हीट जो होती है वेपोराइजेशन की, वो लेटेंट हीट जो होती है वो इज़ अ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू द गैस, वो एक बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। पानी भाप बन के उड़ने लग जाता है। और फ्यूजन वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि जो भी सॉलिड होता है वो लिक्विड एक आइस का एक ऐसा मेल्टिंग पॉइंट आता है कि वो लिक्विड में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द कंप्लीट
दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट टोटली। ओके, सो हमने लाइन बाय लाइन भी पढ़ लिया, हमने नोट्स भी पढ़ लिए, अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि इस चैप्टर में था क्या। इसमें था फिजिकल मैटर्स जो होते हैं हमारे, स्टेट ऑफ मैटर्स जो होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बारे में था। केमिकल का थोड़ा सा दे रखा था, केमिकल के होते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स होते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे जल्दी ही इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम इंडेक्स क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ आ गया, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और आई होप आपको मेरा अच्छे से समझ आ रहा होगा जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड ट्राई माई बेस्ट। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।